नमस्कार, मेरा नाम है गौरव पाल, आप देख रहे हैं गौरव का चश्मा। मेरे साथ इस समय एक शख्स मौजूद हैं जो कि उत्तर प्रदेश के बलरामपुर से हैं, जावेद अशरफ खान, और कांग्रेस में ये हैं। और आज मैं कॉन्स्टिट्यूशन क्लब आया हुआ था, तो यहाँ पर एक चर्चा चल रही थी। एक टॉपिक था प्रिएम्बल अंडर प्रेशर, जिसमें तमाम चीज़ें जो अभी हाल ही में आरएसएस के जो महासचिव थे उनके द्वारा बोली गई, इसके बाद जगदीप धनखड़ जो देश के उपराष्ट्रपति उनके द्वारा बोली गई प्रिएम्बल में बदलाव को लेकर, तो उसी को लेकर चर्चा थी। तो जावेद जी, पहले तो आपका स्वागत है। बहुत शुक्रिया, थैंक यू भाई। और ये जो पूरा मामला है प्रिएम्बल पर चर्चा को लेकर, मैं सुन रहा था, आपने बहुत अच्छी बात वहाँ पे बोली, तो मेरा मन हुआ कि आपसे बात करनी चाहिए कि ये जो हमारे देश का जो संविधान की जो प्रस्तावना है, ये क्यों ज़रूरी है, इसका क्या महत्व है, इसको लेकर इतना बवाल क्यों है? अगर इसमें बदलाव की बात कर देते हैं तो बवाल हो जाता है, और इसको लेकर सब लोग इतना मतलब पॉजिटिव क्यों रहते हैं? क्या रीज़न आपको लगता है? सबसे पहले तो ये समझना होगा कि कोई भी किताब जो होती है, जो बुक लिखी जाती है और उसके अंदर जो डिटेलिंग होती है, उसका उसके जो अहम पॉइंट्स होते हैं वो प्रीफेस में या उद्देशिका में लिखे जाते हैं। तो हमारे संविधान का जो प्रिएम्बल है वो भी हमारे पूरे टोटल संविधान की उद्देशिका है, और इसके अंदर कोई बदलाव करने की अगर सोचता है तो समझिए कि उसकी नीयत में खोट है। क्योंकि अगर आप सिर्फ एक शब्द को ले लें, समाजवाद, तो जितना भी समानता का अवसर या अवसर की समानता, इसकी जितनी बातें संविधान में की गई हैं, आर्टिकल 36 से लेकर 51 तक, आप उन तमाम चीज़ों पर हमलावर हो रहे हैं। और इससे नुकसान किसका होगा? 80% जनता का नुकसान होगा। आप जब लफ्ज़ सेकुलर, धर्मनिरपेक्षता, जब आप इस पर अटैक करते हैं, इसको हटाने की बात करते हैं, तो अब आप अपनी एक बड़ी आबादी को वॉइसलेस बनाने की कोशिश कर रहे हैं। तो जब आपने समाजवाद हटा दिया, जब आपने सेकुलरिज्म हटा दिया, उसके बाद आपके संविधान में कितना क्या बचेगा? तो आपको क्या लगता है कि समाजवाद और सेकुलर शब्द हटा देने से क्या संविधान की जो मूल भावना है वो बिल्कुल बदल जाएगी? फिर भाजपा आगे उससे क्या करेगी? फिर क्या उनकी मंशा आपको लगती है? देखिए, सिर्फ ये जो उद्देशिका में या हमारे प्रिएम्बल में जो बदलाव की बात कर रहे हैं, ये इसलिए कर रहे हैं क्योंकि इन्होंने डायरेक्टली संविधान बदलने की बात की 2024 में, और जनता ने इनको सबक सिखा दिया। धर्म के नाम पर थोड़े लोग भटक गए थे, 2 बार इन्होंने मेजॉरिटी हासिल की, लेकिन तीसरी बार जब अपनी नीयत को इन्होंने जाहिर किया कि 400 हम क्यों लाना चाहते हैं, 400 इसलिए लाना चाहते हैं ताकि हम संविधान को बदल दें। तो जब जनता ने इनकी मंशा को समझ लिया तो इनको बैसाखियों पे लाके खड़ा कर दिया। तो अब उसी को ये दूसरे अंदाज में कह रहे हैं, ढके छुपे अंदाज में कह रहे हैं कि हम दरअसल प्रिएम्बल बदलना चाहते हैं। प्रिएम्बल बदल के ये पेशेंस को टेस्ट करना चाहते हैं। लेकिन हमारा एज अपोजिशन, एज रेजिडेंट ऑफ इंडिया, हम भारत के लोग, हमारी जिम्मेदारी ये है कि अगर ऐसा कोई विमर्श आरएसएस या उनकी पार्टी या उनके बिके हुए चैनल खड़ा करने की कोशिश करते हैं, तो हम भी जनता के अंदर ये विमर्श खड़ा कर दें, इसका काउंटर विमर्श खड़ा कर दें कि हम इनको ये बदलने नहीं देंगे। हमने इनका जो 400 का ख्वाब था वो चकनाचूर किया, इनको हम बैसाखियों पे लाए, और अगर फिर ये संविधान पर निगाह डालेंगे तो इनको बिहार हराएंगे, बंगाल हराएंगे, यूपी हराएंगे, और फिर इनको सेंटर में पटक दिया जाएगा। समाजवाद जो शब्द है, सोशलिज्म, वो दिखता छोटा शब्द है लेकिन उसके मायने बहुत बड़े हैं। अगर समाजवाद हमारे देश से हटा दिया जाए तो जो इस देश का जो मेजॉरिटी वाला तबका है उसके साथ क्या बर्ताव होगा? एक बार हमारे दर्शकों को आप बताइए। और जो सेकुलर शब्द हटा दिया जाए तो क्या बर्ताव होगा? उसके बाद फिर ये भारत कैसा दिखाई देगा? समाजवाद हटाने का मतलब यही हो गया कि आपने जो अवसर की समानता है, यानी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ, है ना, जो हमारे यहाँ अवसर प्राप्त होता है नागरिकों को, इसमें जो सबसे बड़ी तादाद है वो दलितों और ओबीसीज की है। वो बड़ा तबका जो गांव के स्कूलों में, जो सरकारी स्कूलों में, जो कम संसाधनों से तैयार होकर के आता है, वो देश की तरक्की में भागीदार नहीं हो पाएगा या उसका फ़ायदा नहीं उठा पाएगा। और एक सोशल वेलफेयर फिर वहाँ पे इफ़ेक्ट होता है। तो इसका जो असर होगा
वो 80% लोगों पे होगा। और साथ ही साथ जब आपने समाजवाद के साथ धर्म निरपेक्षता को भी हटा दिया, तो आप उसके साथ मुसलमान, ईसाई, ज्यूज, पारसी, आपने सबको वॉइसलेस बना दिया। मतलब एक तरीके से एक धार्मिक राष्ट्र बनाने की ओर अग्रसर। बिल्कुल एक रंग में रखना चाहते हैं। ये चाहते हैं कि यहाँ एक एक विधान, एक जबान, एक नेता, एक पार्टी, एक डिक्टेटर हो। जबकि हमारा देश मुख्तलिफ भाषाओं, ज़बानों, कल्चर, मज़हब सबसे मिलकर के बना है, और यहाँ सबकी आवाज़ सुनी जाएगी, सबकी आवाज़ उठाई हम जाएगी। लोग सुनते हैं भाजपा जब बात करती है, उनका उनका दावा यही रहता है, जो उनके बड़े नेता ये बात नहीं कहते रहे, लेकिन जो विधायक लेवल के जो नेता हैं वो कहते हैं कि पाकिस्तान को धर्म के आधार पर बांट दिया गया था। उसके बाद फिर कांग्रेस ने साजिश रची अपने वोट बैंक के लिए, यहाँ पर मुसलमानों को रोके रखा। जब धार्मिक आधार पर एक देश पाकिस्तान बन गया था तो भारत को फिर हिंदू राष्ट्र, हिंदू बनना चाहिए था, मतलब हिंदुओं का देश बनना चाहिए था, लेकिन ये सेकुलर देश बना। ये कांग्रेस ने सबसे बड़ी ठगी की इस देश के साथ, ये आरोप जो है भाजपा लगाती है। अभी हमारे चीफ स्पीकर जो थे प्रोग्राम में, हेगड़े साहब, उन्होंने क्या बताया? उन्होंने ये बताया कि बंटवारा हुआ, कुछ लोगों को साथ नहीं रहना था, वो चले गए, लेकिन एक बड़ी तादाद को साथ रहना था। उसने ये फैसला किया कि हम साथ रहेंगे। फिर कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनी। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में 80% लोग ऑर्थोडॉक्स हिंदू थे, जिन्होंने डिसाइड किया कि हमें एक समावेशी, एक धर्मनिरपेक्ष, एक सेकुलर संविधान बनाना है। तब जाकर के हमारा संविधान वजूद में आया। तो ये थ्योरी कि कांग्रेस ने ऐसा कर दिया या फलां ने ऐसा कर दिया, ये धारणा बिल्कुल बोगस है। कि कांग्रेस ने नहीं किया था। उस समय के समाज जो था, हमारे देश के जो लोग थे, जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में लोग मौजूद थे, उन्होंने मांग की थी कि हमें एक सेकुलर राष्ट्र चाहिए। बिल्कुल कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में, जैसा कि हेगड़े साहब ने बताया, कि 80% ऑर्थोडॉक्स हिंदू थे, जो धार्मिक लोग थे, जो अपने धर्म पर अमल करने वाले लोग थे। हिंदू कोड बिल का भी अब जी 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 जी। अच्छा, मेरा एक सवाल ये रहेगा कि जगदीप धनखड़ देश के उपराष्ट्रपति हैं। अब दत्तात्रेय होसबोले तो आरएसएस के महासचिव है, उनका बयान मायने नहीं रख सकता एक बारी को, लेकिन देश का उपराष्ट्रपति अगर ऐसी बात कहता है तो फिर देश में एक बड़ी बहस छिड़ जाती है। और उसको आप कह देखते हैं, क्या उपराष्ट्रपति को इस तरीके की बात करनी चाहिए? क्या उनका संवैधानिक दायरा ये सब कहता है या नहीं? देखिए, संवैधानिक पदों पर बैठे हुए लोग, उनको किसी पार्टी के तौर पर बिहेव नहीं करना चाहिए। ये धनखड़ साहब जब बंगाल के गवर्नर थे, तब ये हमेशा उलझे रहते थे चीफ मिनिस्टर से, वहाँ बीजेपी कार्यकर्ता की तरह काम करते थे। और जब ये राज्यसभा के चेयरमैन बन गए और उपराष्ट्रपति बन गए, तो अब यहाँ भाजपा का खुलकर भाजपा के कार्यकर्ता की तरह काम कर रहे हैं। तो ये चीज़ अशोभनीय है, उनको अपने दायरे का ख्याल रखना चाहिए। ये तो एक तरीके से उपराष्ट्रपति पद का जो महामहिम का जो पद है, उसका अपमान है। बिल्कुल, उनके जो कॉन्स्टिट्यूशनल दायरे हैं, उस दायरे में रह के काम करना चाहिए। ही इज नॉट सपोज टू मेक पॉलिटिकल कमेंट्स। तो इसका मतलब वो उस पर बैठने के काबिल भी नहीं है, अगर वो ऐसी बात कह रहे हैं। अब इसमें वो खुद अपने आप को तौल ले, जनता तौल ले। पब्लिक तो देख ही रही है कि उनका आचरण कैसा रहा है। उनके खिलाफ महाभियोग भी लाया गया था, सदन बंद करके भाग गए, बच गए। अच्छा, एक मेरा आखिरी सवाल रहेगा, मीडिया जो है वो, मैं देखता हूँ कि अभी यूपी में 5000 स्कूल बंद हो रहे हैं, मर्ज किया जा रहा है, जिसमें मीडिया वो बात नहीं करता है। किस तरीके से रोजाना दलितों पर, शोषितों पर, पिछड़ों पर, अकलियतों पर, मुसलमानों पर किस तरीके से अत्याचार हो रहे हैं, उस पर बात नहीं करता है। अभी हम देख रहे हैं कावड़ यात्रा चल रही है, उसको लेकर कैसी तस्वीरें सामने आ रही हैं कि धर्म के नाम पर जो कुछ कावड़िए वहाँ पर पहुँचे, वो कैसे तोड़फोड़ कर रहे हैं, कैसे मतलब अशांति फैला रहे हैं, और पुलिस कुछ नहीं कर रही है। वो सब नहीं चल रहा है, मीडिया पर उस पर बहस नहीं हो रही, उस पर बात नहीं हो रही है, स्कूल पर, किताब पर, जंगल राज पर, उस पर कोई बहस नहीं हो रही है। लेकिन अगर संविधान पर सेकुलरिज्म और सोशलिज्म वाली बात आती है तो मीडिया चिल्ला चिल्ला के बहस करने लगता है। तो इसको आप किस तरीके से देखते हैं कि मीडिया क्या बीजेपी का एक तरीके से फुट सोल्जर बनकर ये एजेंडा जो है वो लोगों के बीच प्लांट कर रहा है? देखिए, मीडिया का जो रोल है आज के भारत में, वो बहुत दयनीय है। और मीडिया की तरह नहीं काम कर रहा है, बल्कि मीडिया पीआर एजेंसी की तरह काम कर रहा है। जैसे कि भाजपा ने उनको हायर कर लिया और पीआर एजेंसी के तौर पे काम कर रहे हो। इनकी दो वजहें हो सकती हैं। एक तो मैं समझता हूँ कि अपनी नौकरी जाने के डर से कर रहे हैं, तो वो कायर हैं। दूसरे वो लोग हैं जो दिल में आइडियोलॉजिकली प्रो आरएसएस, प्रो बीजेपी हैं, तो वो मीडिया का दायित्व ना निभाते हुए एज बीजेपी आरएसएस कार्यकर्ता मीडिया में काम कर रहे हैं।
नहीं, तो आप उनसे ये उम्मीद नहीं कर सकती कि वो जनहित के मुद्दे उठाएंगे। उनका काम ही है पीआर, उनका काम ही है बीजेपी की ब्रांडिंग। तो जनता, इसीलिए आजकल जनता ने ज़्यादातर यूट्यूबर्स को सुनना शुरू कर दिया, पॉडकास्ट करने वालों को सुनना शुरू कर दिया। आज अंजना ओम कश्यप, आज रूबिका लियाकत, आज सुधीर चौधरी, इन लोगों की कोई क्रेडिबिलिटी मीडिया के तौर पे नहीं बची हुई है। इनको सब इनका चेहरा, इनकी शक्ल देखते ही लोग कहते हैं कि भाजपा के प्रवक्ता आ गए। नहीं तो फिर जब ये लोग तो उस समय भी पत्रकारिता कर रहे थे जब देश में भाजपा की सरकार नहीं थी, कांग्रेस की सरकार थी, लेकिन उस समय तो खूब जोर जोर से चिल्ला चिल्ला कर सरकार से सवाल पूछा जाता था। उस समय क्या नौकरी जाने का खतरा नहीं था? कांग्रेस ने डेमोक्रेसी को, मीडिया को और डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस को फलने फूलने का मौका दिया, और ये कांग्रेस की खूबसूरती है। कांग्रेस ने कभी भी मीडिया को दबाने की कोशिश नहीं की। इतनी अभिव्यक्ति की आज़ादी थी कि रवीश कुमार जैसे जर्नलिस्ट ने कह दिया था कि सेना को अन्ना के आंदोलन में शामिल हो जाना चाहिए, और उस वक्त उनके ऊपर कांग्रेस ने कोई एक्शन नहीं लिया था। तो उस वक्त एक फलता फूलता एक फंक्शनिंग डेमोक्रेसी हमारे यहाँ होती थी। इस वक्त की हमारी डेमोक्रेसी नॉन फंक्शनल है। बहुत बहुत शुक्रिया, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। और हम लोग उम्मीद करते हैं कि ये जो पूरा मामला चल रहा है कि प्रियम्बल अंडर प्रेशर और संविधान को लेकर जो चीज़ें कही जा रही हैं, इसको देखना है कि आगे माहौल क्या बनता है, बिहार चुनाव पर इसका क्या असर पड़ता है। आपको बातचीत कैसे लगी, आप लोग लिख कर हमें बता सकते हैं।